और अब हम बात करते हैं लार्ज सेल कार्सिनोमा की। तो देखिए लार्ज सेल कार्सिनोमा क्या है, डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन, ठीक है। तो यहाँ पे हमको बहुत ज्यादा फाइंडिंग नहीं मिलती है, तो डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन कि अगर हम सबकी डायग्नोसिस कर ले रहे हैं, यहाँ पे नॉर्मल फाइंडिंग हमको मिल रही है, लेकिन हम यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कौन सा है, तो वहाँ पे हम सीधा बोल देंगे लार्ज सेल कार्सिनोमा है, ठीक है। तो लार्ज सेल कार्सिनोमा क्या होती है कि पेरिफेरल लोकेटेड होती है, और देखिए हाईली एनाप्लास्टिक अनडिफरेंशिएटेड ट्यूमर, तो ये हाईली एनाप्लास्टिक अनडिफरेंशिएटेड ट्यूमर होता है, और ये स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन विद टबैको स्मोकिंग। तो देखिए टबैको स्मोकिंग से ये भी स्ट्रांगली एसोसिएट होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रांगली एसोसिएट जो होता है ये हमारा होता है स्मॉल सेल कार्सिनोमा, लेकिन उसके अलावा सारे ये भी टबैको स्मोकिंग से एसोसिएट होता है, ये भी होता है, बस ये एडिनो कार्सिनोमा जो होता है ना, ये टबैको स्मोकिंग से एसोसिएट नहीं होता है। तो ये कोई बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ नहीं है, बस एडिनो कार्सिनोमा याद रखेंगे कि टबैको स्मोकिंग बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर नहीं होता है, बाकी सब में होता है, ठीक। तो यही है कि स्ट्रॉन्ग एसोसिएट विद टबैको स्मोकिंग। और यहाँ पे देखिए मे प्रोड्यूस HCG, तो यहाँ पे हमको HCG का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, और इस HCG के प्रोडक्शन की वजह से ना हमको गायनेकोमस्टिया देखने को मिलता है। तो गायनेकोमस्टिया इन लार्ज ब्रेस्ट, तो इन लार्ज देखिए लार्ज सेल कार्सिनोमा में हमको लार्ज ब्रेस्ट देखने को मिलेगा, यानी कार्सिनोमा यानी गायनेकोमस्टिया देखने को मिलेगा। और ये गायनेकोमस्टिया क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि ये भी न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर की तरह काम करते हैं और ये HCG का प्रोडक्शन करते हैं। और उसके बाद देखिए बताया गया कि लेस रिस्पॉन्सिव टू कीमोथेरेपी, तो ये लार्ज सेल कार्सिनोमा जो होते हैं ये कीमोथेरेपी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, लेस रिस्पॉन्सिव होते हैं, इस वजह से इसको हम सर्जिकली रिमूव करते हैं, लेकिन इसकी प्रोग्नोसिस जो होती है ये पुअर होती है, ठीक। तो इसकी प्रोग्नोसिस पुअर होगी क्योंकि ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है, तो मैलिग्नेंट ट्यूमर की प्रोग्नोसिस तो पुअर होगी ही। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे बताया गया कि हम फाइंडिंग क्या पाएंगे, तो प्लियोमॉर्फिक जाइंट सेल हमको देखने को मिलेंगे, ये देखिए प्लियोमॉर्फिक जाइंट सेल हमको यहाँ पे देखने को मिले, ठीक है, ये देखिए। और अच्छा हाँ, यहाँ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में देखिए हम यहाँ पे दिखाना भूल गए थे, ये देखिए हमको केराटिन पल्स देखने को मिलेंगे, ये देखिए केराटिन पल्स हमको स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में देखने को मिलेंगे। और अब हम लास्ट में बात करते हैं ब्रोंकियल कार्सिनॉइड ट्यूमर की। तो देखिए ब्रोंकियल कार्सिनॉइड ट्यूमर ये हम बताएं कि ये बिनाइन कंडीशन होती है, शुरू में हम बता क्या है, यहाँ पे देखिए कि कार्सिनॉइड ट्यूमर जो है ये बिनाइन कंडीशन होती है। और देखिए सेंट्रल और पेरिफेरल, तो ये सेंट्रल और पेरिफेरल कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, तो इसमें हमको परेशान होना नहीं है, सेंट्रल या पेरिफेरल कहीं भी होगा। और एक्सेलेंट प्रोग्नोसिस, तो एक्सेलेंट प्रोग्नोसिस हमको देखने को मिलेगी। और देखिए मेटास्टेसिस की रेयर होगी, तो इसी वजह से इसको हम बिनाइन बोलते हैं, ठीक है। तो मेटास्टेसाइज रेयर होगा इसका, और इसी वजह से इसको हम बिनाइन बोले। और सिम्टम ड्यू टू मास इफेक्ट, यहाँ पे मोस्टली इसके सिम्टम नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन इसका सिम्टम कब देखने को मिलेगा, मास इफेक्ट की वजह से देखने को मिलेगा, इसी वजह से हमको वीजिंग देखने को मिलेगी। तो मास इफेक्ट में हमको वीजिंग देखने को मिलेगी, और हमको कार्सिनॉइड सिंड्रोम देखने को मिलेगा। और कार्सिनॉइड सिंड्रोम में हमको फ्लशिंग और डायरिया, ये सिर्फ 10% केसेस में देखने को मिलता है, फ्लशिंग, डायरिया और इसी तरीके से स्वेटिंग, ये हमको देखने को मिलता है, तब इसको हम बोलते हैं कार्सिनॉइड सिंड्रोम। तो नॉर्मल कार्सिनॉइड ट्यूमर जो बिनाइन होता है, कुछ नहीं कॉज करता है, सबसे पहले ये मास इफेक्ट कॉज करेगा, और मास इफेक्ट में हमको वीजिंग देखने को मिलेगी। और मास इफेक्ट के बाद जब और ज़्यादा ये साइज इसकी बड़ी हो जाएगी, तो ये कार्सिनॉइड सिंड्रोम कॉज करेगा। और कार्सिनॉइड सिंड्रोम हम कब बोलेंगे, जब ये फ्लशिंग, डायरिया और स्वेटिंग कॉज करेगा, तो इसको हम बोलते हैं कार्सिनॉइड सिंड्रोम। और यहाँ पे इसके हिस्टोलॉजी की हम बात करें तो नेस्ट ऑफ एंडोक्राइन सेल देखने को मिलेंगे, और क्रोमोग्रेनिन A पॉजिटिव हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे बात कर लिए ब्रोंकियल कार्सिनॉइड ट्यूमर की। तो इस तरीके से हमारा पूरा ये लंग कैंसर का टॉपिक कंप्लीट हुआ, और लंग कैंसर में हम हर एक चीज को क्लियर कर दिए, ठीक है। तो शुरू में सबसे पहले हम यहाँ से बात की कि बिनाइन और मैलिग्नेंट क्या होता है, और बिनाइन पे यहाँ पे ज्यादा फोकस नहीं किया गया, मैलिग्नेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। मैलिग्नेंट 4 टाइप के होते हैं, चारों टाइप की हम यहाँ पे अच्छे से बात कर लिए सबकी। और उसका बाद फिर हम यहाँ पे बताएं कि इसका प्रेजेंटेशन क्या होता है, और मोस्ट कॉमन लंग कैंसर कौन सा होता है, तो ये मेटास्टेसिस होता है, और ये ब्रेस्ट से मेटास्टेसाइज होकर आता है। और अगर प्राइमरी लंग कैंसर है तो मोस्ट कॉमनली हमारा एडिनोकार्सिनोमा होगा, और ये प्राइमरी लंग कैंसर जो है ये मेटास्टेसाइज होता है लीवर में और एड्रिनल ग्लैंड में और ब्रेन में और बोन में। तो ये लंग कैंसर के मेटास्टेसाइज की साइज हम बता दिए, और इसके कॉम्प्लिकेशन की बात की, हम इसको इस फेयर से याद रखेंगे, ये सारा है। और इस फैक्टर की हम यहाँ पे ओवरऑल बात कर लिए, और फिर यहाँ पे हम बता दिए कि सेंट्रली और पेरिफेरली कौन से लोकेटेड होते हैं, तो ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे एक बार देखिए ऐसे दिखा दें, तो देखिए सेंट्रली सिर्फ हमारे 2 लोकेट होते हैं, ठीक है। तो सेंट्रली हमारे दोनों जो एस से स्टार्ट होते हैं सेंट्रली लोकेट होंगे। और स्मोकिंग की बात करें तो सिर्फ एडिनोकार्सिनोमा जो होता है ये स्मोकिंग से एसोसिएट नहीं होता, बाकी सारे स्मोकिंग से एसोसिएट होते हैं। और हिस्टोलॉजी की बात की तो यहाँ पे देखिए हमको न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स देखने को मिलते हैं, और साथ साथ यहाँ पे हमको सॉल्ट एंड पेपर क्रोमेटिन अपीयरेंस देखने को मिलता है इसमें। और एडिनोकार्सिनोमा में हमको ग्लैंड लाइन बाय प्लियोमार्फिक सेल्स देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे देखिए स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हमको केराटिन पल्स देखने को मिलते हैं और डेस्मोसोम्स देखने को मिलते हैं। और लार्ज सेल कार्सिनोमा में देखिए हमको प्लियोमार्फिक जाइंट सेल देखने को मिलते हैं।